नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 4, जिसका नाम है मिठाई वाला। तो हम यहाँ पर इस पाठ में इस मिठाई वाले के बारे में काफी सारी चीजें जान चुके हैं और यहाँ पर एक बहुत अच्छी सीख भी हम इस पाठ से ले चुके हैं। तो क्यों ये एक व्यक्ति, एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका एक समय पर बहुत अच्छा घर था, परिवार था, नौकर चाकर थे, गाड़ी घोड़े थे, तो आज ये व्यक्ति क्यों मिठाइयाँ, खिलौने और मुरलियां बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। और देखिए यहाँ पर हमारे लिए भी कहा गया है कि हम जब दूसरे लोगों को देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं कुछ भी सामान बेचते हुए या रास्ते में चलते हुए, तो हम उनके लिए कुछ एक तरह से सोच लेते हैं, उनके बारे में कुछ सोच लेते हैं कि ये ऐसा इंसान है या ये क्यों बेच रहा है या ये क्यों इस काम को कर रहा है। लेकिन हम कभी भी उनकी परेशानी, उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश नहीं करते, उनकी समस्याओं पर बात करने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है, जैसे आपने देखा कि जो ये मिठाई वाला है, आपने देखा इसने यहाँ पर सारी बातें खुलकर कही हैं। हमने अपने लास्ट सेशन में देखा कि किस तरह से जब विजय बाबू जो है, जो दोनों छोटे बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू, उनके जो पापा हैं विजय बाबू, उन्होंने जब यहाँ पर मुरली वाले से उसके मोल भाव की बात की, तो उन्होंने कहा कि केवल 3 पैसे की ये मुरली है, लेकिन मैं इसे आपको केवल 2 पैसे में दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? तुम सभी को 2 पैसे में ये मुरली देते हो और तुम मुझ पर ये एहसान का बोझ मुझ पर डालना चाहते हो कि मुझे तुमने 2 पैसे में मुरली दी। तो इस तरह से जब मुरली वाले को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो सारी जो एक तरह से बातें हैं वो यहाँ पर खोलकर रख देता है। वो कहता है कि आपको पता है कि ये मुरलियां बनाने की जो असली लागत है वो क्या होती है। यानी कि आप कोई भी जब मुरली बनाते हैं तो आपको पता है मुरली किसकी बनती है। तो उसके लिए क्या होता है, पहले रॉ मटेरियल, कोई भी चीजें, कोई भी सामान अगर हम बना रहे हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो आपके कपड़ा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसके लिए हमें पहले जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि कच्चा माल, जैसे आप देखते हैं अगर हमें रोटी बनानी है, अगर हमें मैदे से बनी हुई चीजें बनानी है, तो क्या होगा, केवल खाने का जो टेस्ट है वो असली नहीं होता। असली चीज कहाँ से आती है, एक किसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसके बाद उस अनाज को उगाता है, उसके बाद उसकी कटाई करता है, निराई करता है, छटाई करता है, सफाई करता है, उसके बाद वो उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स को, यानी कि जो सामान को इधर उधर दुकानों में बेचते हैं उनके पास जाता है, उसके बाद दुकानदारों के पास जाता है, फिर दुकानदार उसे बेचते हैं। यानी कि बहुत अलग अलग तरह से वो आप लोगों के पास आता है। और मेन बात होती है कि उसको सुरक्षित रखना, कि कई बार आपने देखा होगा कि अनाज में कीड़ा भी लग जाता है, तो किस तरह से उसको सुरक्षित रखा जाए उसका भी उपाय करना। और उसके बाद जैसे आप देखते हैं कि गेहूं जो है पिसवाते हैं, जब उसको मोटा पिसवाते तो वो आटा है, लेकिन जब उसको बारीक पिसवा देते हैं, बिल्कुल बारीक, केवल जो उसके अंदर का व्हाइट पार्ट होता है उसको, तो उससे क्या बनता है, मैदा बनता है। और उससे क्या बनते हैं, बहुत अलग अलग तरह के आप, ये काफी लंबी एक जर्नी होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से मुरली वाला कह रहा है कि आपको ये मुरलियां यहाँ पर दिख रही हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये सीधे ही आई है इस तरह से, इनकी कुछ लागत भी है। यानी कि कुछ पेड़ लगाए गए होंगे, उसमें से इस तरह की टहनियां छाटी गई होंगी, फिर उनको मुरली का आकार दिया गया होगा, फिर उनको मुरली की तरह एक तरह से बजाने योग्य बनाया होगा। तो एक तरह से सारी बातें वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं और फिर इस तरह से वो मुरलियां बेचकर चला जाता है। और उसके 8 महीने बाद वो फिर आता है एक मिठाई वाले के रूप में। तो हमने लास्ट सेशन में देखा किस तरह से जो रोहिणी है, आज वो मिठाई वाले के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती है, क्योंकि उसे एक
संदेह उसके मन में है कि शायद उसने पहले इस आवाज को सुना है, शायद ये वही व्यक्ति है जो 8 महीने पहले मुरलियां लेकर आया था, शायद ये यही व्यक्ति है जो 6 महीने पहले खिलौने लेकर आया था। तो इस तरह से आज वो मुरली वाले की सारी जो बातें हैं वो पूछ लेना चाहती है। तो वो दादी माँ से कहती है कि मुरली वाले से पूछो कि क्या वो इस शहर में पहली बार आया है, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं लगता कि वो इसी शहर का है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके आसपास के जो बेचने वाले होते हैं या आपके आसपास के जो एक तरह से फेरी वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, या तो आपके हफ्ते में 2 चक्कर लगा लेते हैं, या 10 दिन में चक्कर लगा लेते हैं, या 15 दिन में चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन ये जो था, ये कभी 6 महीने के गैप में, कभी 8 महीने के गैप में आता था। तो इस तरह से लोगों को बहुत ज्यादा याद नहीं रहता था। लेकिन रोहिणी ने इस बात को नोटिस किया था कि सेम चीजें बोलता था। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला बांसुरिया वाला, मुरलियों वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस तरह से यहाँ पर आज जो है रोहिणी के मन में बहुत सारे प्रश्न थे जो वो उससे पूछना चाहती थी, और आज उसने दादी माँ की मदद से उससे ये सवाल पूछा। क्योंकि यहाँ पर पर्दा प्रथा को भी बताया है। आपने देखा किस तरह से रोहिणी जो है अपने, मैंने आपको बताया था ना कि जो घर के लोग होते हैं, घर के जो पुरुष होते हैं, उनके अलावा अपने घर के बाहर जाकर वो किसी के सामने अपना घूंघट नहीं उठाती हैं, पर्दे में रहती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो रोहिणी होती है वो पर्दे के पीछे होती है, और दादी माँ से वो सारे सवाल कहती है कि आप ये पूछो और ये पूछो। तो इस तरह से यहाँ पर रोहिणी जो है उससे एक एक करके सारे सवाल पूछती है। और लास्ट में जब रोहिणी उनसे ये पूछती है कि क्या तुम, मतलब वो कहता है कि मेरे लिए बच्चों की खुशी ज्यादा एक तरह से मायने रखती है, मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता, क्योंकि पैसा तो है कभी कभी खाने के लिए हो जाता है, तो कभी कभी खाने के लिए भी नहीं होता। तो यहाँ पर रोहिणी जब उससे बात करती है तो वो उसके बारे में और जानना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं अब आपको आगे अपने जीवन के बारे में नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि रोहिणी जब जिद करती है तो वो कहता है कि आप, मेरे जीवन की कहानी कुछ इस तरह की है कि आपको मेरे जीवन की जो बातें हैं सुनकर दुख हो जाएगा। लेकिन रोहिणी का जो एक्साइटमेंट है, उत्सुकता है, वो और बढ़ जाए। वो कहती है नहीं, जब आप इतनी बातें बता चुके हैं तो ये भी बता दीजिए, मुझे दुख नहीं होगा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो सारी बातें बताता है। क्या क्या बताता है कि उसके पास भी एक समय पर वो अपने नगर का बहुत सम्मानित, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था, और उसके पास अपना मकान था, अपना व्यापार था, अपने गाड़ी घोड़े थे, अपने नौकर चाकर थे, एक सुंदर सी पत्नी थी, और 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। लेकिन मिठाई वाला कहता है कि ये जो परिवार था उसको सोने का संसार लगता था। उसको लगता था कि एक तरह से उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके लिए सबसे जो प्रायोरिटी थी, सबसे जो प्राथमिकता जिसको वो देता था, वो उसका परिवार था। तो वो अपने परिवार से, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था। लेकिन वो कहता है कि विधाता की लीला को कोई नहीं जानता, आगे क्या होने वाला है इस बात को कोई नहीं जानता। इसीलिए यानी कि उसके परिवार के सदस्यों की किसी कारणवश उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मिठाई बेचने वाले के मन में एक विश्वास है, जिस विश्वास को लेकर वो चल रहा है, जिस विश्वास को लेकर वो तब से जी रहा है, वो विश्वास है कि मरने वाला व्यक्ति, यानी कि यदि कोई इंसान जो है मर जाता है तो वो कहीं ना कहीं दोबारा जन्म लेता है। तो उसके अंदर ये विश्वास है, और इसी विश्वास के कारण वो हर बार बच्चों की खुशी के लिए, हर बार कभी खिलौने वाला, कभी यहाँ पर बांसुरिया वाला, कभी मिठाई वाला बनकर सामने आता है, और बहुत कम दामों में, यानी कि अपनी लागत से भी कम पैसे में वो चीजें बेच कर जाता है। क्योंकि उसका ये मानना है कि कभी ना कभी उसे इन सभी बच्चों में अपने बच्चों की एक झलक जरूर मिल जाएगी, और ऐसा एहसास उसको होता कि इन्हीं बच्चों में उसके बच्चे भी उछल कूद कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही दुखद ये कहानी थी इस मिठाई वाले की, इस
मुरलिया वाले की, इस खिलौने वाले की। तो चैप्टर देखिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा यहाँ पर था। इसके बाद कुछ पार्ट हमारा शेष रह गया था, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई रीडिंग करना चाहता है बच्चा तो फटाफट हैंड रेज करेंगे। रीडिंग अगर कोई करना चाहता है तो फटाफट हैंड रेज करेंगे। जीआईसी गजरौला, क्या बच्चे आप रीडिंग करेंगे, हैंड रेज करेंगे फटाफट। मिठाई बेचने वाला रोड़ी और दादी माँ को बताता है कि उसके पास पैसों की खुश रख रहे वहाँ अपनी खुशी उसी को पा जाता है। मिठाई बेचने वाला जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपना जीवन की सारी गाथा दादी की रोनी को बताई, उसी समय रोनी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मांगने लगते हैं। वहाँ दोनों की मिठाई से भरी एक एक बुढ़िया मुंडिया देता है। रोनी पैसों की पैसों देती है तो उसका यह कहन कि अब इस बार से न यह पैसे ना लूंगी, इस बात को दर्शाता है इस कि बार उसका ये मन भर पैसे नहीं लूंगा। आया और से बच्चे ही लगे। हम यह भी कह सकते हैं ने उस मिठाई बेचने वाले से उसके बारे में कुछ पूछा था और इस संसार में कोई नहीं था जो उसके साथ उसका दुख साझा करता। रोनी उस दादी माँ से बता करता आज बहुत अच्छा बात लगा। करके उस मिठाई बेचने वाले ने चुन्नू मुन्नू को दादी मिठाई के पैसे नहीं लिए। यस, गुड बात है। देखिए पढ़ने में आप थोड़ा बहुत कहीं पर ऊपर नीचे कर रहे हैं, कहीं आप बहुत तेज तेज पढ़ रहे हैं और कहीं आप एक एक वर्ड्स को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। लेकिन मेन बात यह है कि आपने हैंड रेज किया और आप इतने सारे बच्चों के सामने पढ़ रहे हैं, तो क्लैप का नाम क्या है विशाल। आपका? वेरी गुड विशाल। विशाल। सबसे मेन बात होती है कि देखिए जब भी मैं बच्चों को माइक लेने के लिए कहती हूँ, जबकि मैं यहाँ से बहुत ज्यादा टफ आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे जो है अपनी गर्दन डाउन कर लेते हैं, एक दूसरे को माइक पकड़ाते हैं। तो देखिए मैं ये कहती हूँ कि आपको जैसा भी पढ़ना आता है, इससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी, इससे आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। तो माइक लेने से नहीं घबराएंगे। आप मैं देख पा रही हूँ आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन केवल आपने पीछे से हैंड रेज किया पढ़ने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। विशाल के लिए क्लैप क्लैप करेंगे सभी बच्चे। बैठ जाइए विशाल। तो देखिए क्या होता है कि मिठाई बेचने वाला रोहिणी और दादी माँ के, मिठाई वाला जो है वो रोहिणी और दादी माँ को बताता है, वो ये बताता है कि वो पैसों के लिए ये काम नहीं करता, उसको पैसे की कमी नहीं है। उसको कमी किस चीज की है? उसको कमी है उसके परिवार की, उसकी फैमिली की। देखिए कई बार जो होता है, खास तौर पर आज के समय में, आज के टाइम में लोगों के पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है, अपने रिलेटिव्स के लिए टाइम नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर हमें शादी विवाह में भी जाना होता है तो केवल एक दिन की छुट्टी लेकर हम जाते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं। या कोई भी छोटा मोटा फैमिली फंक्शन होता है तो हमें बहुत ज्यादा एक तरह से एक्साइटमेंट नहीं होती कि हमें वहां पर जाना है। और घर पर भी जब हम होते हैं तो हमारा ज्यादातर जो समय होता है अपने मोबाइल फोन के साथ बीतता है, अपने परिवार के साथ नहीं। क्योंकि हम अपने परिवार की जो वैल्यू है, अपने परिवार का जो महत्व है, उसको धीरे धीरे जो है समझना एक तरह से हम खो रहे हैं, यानी कि अपने परिवार के महत्व को हम नहीं जान पा रहे हैं। तो देखिए एक मिठाई वाला हमें ये शिक्षा देता है कि हमारे जीवन में परिवार का कितना महत्व होता है। एक टाइम पे देखिए सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप आजकल आपके एज के बच्चे भी मोबाइल फोन हाथ में लेकर घूमते हैं, क्लास 10th के, क्लास 12th के, और उसके बाद तो खैर फिर मोबाइल फोन हमें बिल्कुल एक तरह से प्रॉपर तरीके से मिल जाता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, हमें अपनों से दूर कर रहा है।
हम अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताते, हम अपने जो मन की बात है, जो हमारे मन में बात है, हमारी कोई प्रॉब्लम है, हमारी कोई समस्या जो है वो हम अपनी फैमिली के सामने नहीं रखते। और इससे क्या हो रहा है, बच्चों का अपने माता पिता के साथ जुड़ाव जो है, लगाव जो है कम हो रहा है। और इसे हम कह देते हैं कि ये एक जनरेशन गैप है। देखिए ये मैं मान सकती हूँ कि ये जनरेशन गैप थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि काफी चीजें चेंज हुई है, काफी चीजें बदली है जब से हमारा जो एक तरह से विकास हो रहा है हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारी एक तरह से संस्कृति सभ्यता का। लेकिन हर चीज को हम जनरेशन गैप नहीं कह सकते। अगर हम परिवार में रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है, तो हमें सबसे पहले उसको अपने मम्मी पापा से डिस्कस करना है। मम्मी पापा को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे उनकी परेशानी पूछनी है। उनसे पूछना है कि आज आप थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं, क्यों, मुझे बताइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है डिस्कस करने से भी परेशानी जो है थोड़ा सा कम हो जाती है, भले ही हल नहीं होती लेकिन कम हो जाती है। तो देखिए सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर मिठाई वाले ने दिया। वो रोहिणी और दादी माँ से कहता है कि उसके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं होता। जहां पर कई बार देखिए हमें पैसे की जरूरत नहीं होती, वहां पर हमें इंसान चाहिए होता है कि कोई एक इंसान हो जो मेरे साथ रह सके, जो मेरे साथ अपने दुख सुख शेयर करे, मैं उसके साथ अपने दुख सुख शेयर करूं। तो वो कहता है कि और जो चीज मेरे पास नहीं है वो इस तरह से बच्चों की खुशी रखकर वह अपनी खुशी को उसमें पा लेता है। उसके पास फैमिली नहीं है, उसके पास बच्चों का सुख नहीं है, बच्चों की वो हंसी ठिठोली नहीं है, तो वो कहता है कि मेरे पास जो चीज नहीं है मैं इस तरह से बच्चों को खुश रखकर उस खुशी को पा लेता हूँ। यानी कि वहां पर उसके पैसे मैटर नहीं करते, वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 पैसे में दे रहा है, वो 3 पैसे में दे रहा है, या वो बच्चों को फ्री में दे रहा है। उसके लिए मैटर करता है उन बच्चों की खुशी, जब वो उस खिलौने को, उस बांसुरी को, उस मिठाई को ले लेते हैं। तो इस तरह से मिठाई बेचने वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था। यानी कि अभी तक उसके रहस्य को कोई नहीं जानता था, उसको सब एक आम फेरी वाला समझते थे कि ये कोई फेरी वाला होगा जो कभी खिलौने, कभी मिठाइयाँ, कभी मुरलियां लेकर आ जाता है। लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, तो उस समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू भी वहां पर मिठाई मांगते मांगते आ गए। वे दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है और रोहिणी पैसे देती है। तो उसका ये कहना कि अब इस बार यह पैसे नहीं लूंगा, यानी कि इस बार मैं पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि इस बार उसका दिल बहुत ज्यादा हल्का हुआ है। पहली बार किसी ने उससे अपनेपन से बात की है, यानी कि उसके दुखों को समझा है, उसकी परेशानियों को समझा है। तो इस बात को दर्शाता है कि उसका मन आज भर आया है। ये एक तरह से उसका मन जो है, पुरानी यादें ताजा हो गई हैं और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही यहाँ पर लग रहे हैं। और वह, हम यह भी कह सकते हैं कि शायद बहुत समय बाद किसी ने उस मिठाई बेचने वाले से उसके बारे में कुछ पूछा था। इस संसार में इसका कोई भी नहीं था और उसके साथ उसका दुख साझा करता, यानी कि ऐसा उसके साथ कोई भी नहीं था कि जो उससे उसका दुख साझा करता, उसकी प्रॉब्लम्स को शेयर करता। देखिए हम कहते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कैसे कहते हैं हम उसको, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या ये मेरा जस्ट फ्रेंड है। स्कूल में देखिए बहुत सारे आपके बच्चे आपकी क्लास में हैं, तो हर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, हाय कैसा है और तूने काम किया, बस ठीक, इतने में आपकी बातें खत्म। और कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं, अपनी बातें, यार आज मैंने होमवर्क नहीं किया, आज मुझे बचा लेना प्लीज, या आज तू मेरा होमवर्क कर दे, या मुझे होमवर्क दिखा दे कैसे तूने किया है। तो ये होते हैं आपके कुछ बेस्ट फ्रेंड। तो कुछ ऐसे मित्र और परिवारजन हमारे जीवन में होने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सोशल मीडिया पर बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेते हैं, हमारे पास फेसबुक, इंस्टा, या उसके भी अलावा बहुत सारे ऐप जो हमारे फोन में पड़े रहते हैं, उन पर हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं। लेकिन जब आपको घर पर किसी भी बात को आपको शेयर करना होगा, तब आपको आपकी फैमिली ही चाहिए या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड चाहिए। तो आज उसके साथ संसार में कोई भी नहीं था जो उसका दुख साझा करता। रोहिणी और दादी माँ से बात करके आज उसे बहुत अच्छा फील हुआ। उसने अपने मन का जो दुख था
वो उनके साथ शेयर किया तो उसे बहुत अच्छा लगा और इसी कारण उस मिठाई बेचने वाले ने चुन्नू मुन्नू को मिठाई जो दी उसके पैसे नहीं लिए। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पाठ पसंद आया होगा और साथ ही समझ आया होगा और पाठ में दी गई सीख भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो क्लियर हुआ सभी को चैप्टर? एक बार में हैंड रेज करेंगे। क्लियर हुआ सभी को चैप्टर? चलिए, तो इस तरह से पाठ हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से पाठ कंप्लीट हो चुका है तो आप लोगों को पाठ समझ भी आ गया है। तो अब यहाँ पर पाठ में प्रश्न जो दिए गए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो पहला प्रश्न है हमारे पाठ से, अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? कौन बताएगा इसका आंसर? पहले खुद से बताने का प्रयास करेंगे, फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको रीड करेंगे। फटाफट हैंड रेज करेंगे, कौन बताएगा इसका आंसर? मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों के बाद क्यों आता था? हैंड रेज करेंगे जिसे भी इस प्रश्न का उत्तर आता हो। जितना आपने सीखा है, कोई बात नहीं, एग्जैक्ट आंसर देने की जरूरत नहीं है, जितना आपने सीखा है, जितना समझा है, उतना आंसर आप दे सकते हैं। उत्तर क्या है? मिठाई वाले के बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई थी, वह गांव में अपने बच्चों की झलक देखता था। तो देखिए, एक रीजन आप ये भी बता सकते हैं कि वो अलग अलग चीजें क्यों बेचता था। देखिए, वो अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि अब जिसने खिलौना खरीद लिया वो दोबारा खिलौना खरीदने में उतना एक्साइटमेंट नहीं दिखाएगा, उतना ज्यादा उत्सुक नहीं होगा। और गांव में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास पैसे नहीं होते, माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, तो बार बार कोई माता पिता अपने बच्चों को खिलौने नहीं दिलाएंगे, यानी कि बच्चे उसके पास इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए यही कारण से कि जब जब मैं जाऊं बच्चे उत्सुकता से मेरे आसपास आकर खड़े हो जाएं, ये सोचकर मिठाई वाला जो है कभी खिलौने वाला बनकर, कभी मुरलिया वाला बनकर, कभी मिठाई वाला बनकर गांव में आता था, अलग अलग चीजें बेचता था। और देखिए, वो महीनों बाद इसीलिए आता था, तो ऐसा नहीं है कि उसको पैसों का लालच था या उसको पैसों की कमी थी। वो क्या करता था? बच्चों के लिए अपने बच्चों की मनपसंद चीजें बनाता था और फिर उसे एक टाइम के बाद आकर बेचता था। तो ये दो रीजन थे और यही दोनों आंसर हैं इन दोनों प्रश्नों के। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? मिठाई वाले में ऐसे कौन से गुण थे कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? कोई हैंड रेस? किसी को आता है इसका उत्तर? देखिए, बाकी तो आंसर मैंने यहाँ पर लिखा ही हुआ है, आप उसको पढ़कर भी बता सकते हैं। जीआईसी पांगू, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी और उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते थे, खींचे चले जाते थे? मिठाई वाले की मधुर आवाज सुनकर बच्चे तो बच्चे बूढ़े भी उनकी आवाज से मधुर तो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नाम क्या है बच्चे आपका? मैम युवराज। युवराज, क्या आपने क्लास में ये चैप्टर पढ़ा है इससे पहले? यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लैप करेंगे सभी युवराज के लिए। बहुत अच्छा उत्तर दिया और बिना सामने स्क्रीन पर पढ़े हुए। तो देखिए, मिठाई वाले से, बैठ जाइए बच्चा, मिठाई वाले से आकर्षित होकर बच्चे तो क्या, बच्चों के साथ बड़े बड़े लोगों को आकर्षित होने का मुख्य कारण ये था उसकी मधुर आवाज, जब वो गा गाकर चीजों को बेचता था। देखिए, जब भी जो चीजें बेचता था वो उसी तरह का गाना गाता था और उसका जो एक तरह से एक विनम्र, शिष्ट और जो एक ही बहुत सौम्य स्वभाव जो उसका था बच्चों के लिए, तो वो बहुत ज्यादा बच्चों को आकर्षित करता था। और देखिए, मेन चीजें हैं कि वो बच्चों को सस्ते दामों में बहुत ज्यादा खिलौने और बांसुरी, मिठाई जो भी वो बेचता था वो दे देता था। और कई बार ऐसा होता था कि कोई बच्चे पैसे नहीं ला पाते थे, किसी के माँ बाप के पास, माता पिता के पास पैसे नहीं होते थे, तो वो उन बच्चों को भी फ्री में चीजें दे देता था। और इसी कारण
इसी व्यवहार के कारण जो बच्चे थे उनके साथ साथ जो बड़े भी है वो उसके व्यवहार से प्रभावित होते थे, और उसके जो गाने से, जब वो बांसुरी बजाता था स्वर और मीठे स्वर में गाता था, उसकी बांसुरी की आवाज, उसकी बांसुरी की धुन सुनने के लिए सभी उसकी ओर खींचे चले आते थे। और बच्चों से वह बड़े अपनत्व का व्यवहार करता था, मतलब बच्चों के साथ उसका जो व्यवहार था बहुत ही अपनत्व का था, बहुत ही एक तरह से अच्छा व्यवहार वो बच्चों के साथ करता था। तो इस तरह से दूसरा हमारा आंसर यहाँ पर क्लियर हुआ। तीसरा है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। ध्यान दीजिएगा, विजय बाबू एक ग्राहक थे, मुरली वाला एक विक्रेता था, और दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क देते हैं, अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क देते हैं। क्या कहता है ग्राहक और क्या कहता है विक्रेता। विक्रेता यानी कि जो सामान को बेच रहा है। तो आप सभी को पता है यहाँ पर जो विजय बाबू थे वो कह रहे थे कि तुम सबको 2 पैसे में मुरली दे रहे हो। जब यहाँ पर मुरली वाले ने विजय बाबू से कहा कि मैंने सबको 3 पैसे में दी है, लेकिन मैं आपको इसे 2 पैसे में दे रहा हूँ, तब विजय बाबू ने एक तरह से ग्राहक जो विक्रेता है उसकी बात को काटते हुए कहा कि तुमने सभी को इतने में दी होंगी, लेकिन तुम मुझ पर एहसान जताना चाहते हो कि तुमने मुझे सस्ते में दी। और वास्तव में क्रेता और विक्रेता में इसी तरह के संवाद होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपनी मम्मी पापा के साथ सब्जी लेने जाते हैं या बाजार में जाते हैं तो आपने उन्हें भी सुना होगा, अरे भैया ठीक ठीक लगा लो, इतने में तो वहां पे भी मिल रहा है, या इतने में तो वो भी दे रहा है, वो तो इससे सस्ते में दे रहा है ना। तो इसी तरह के संवाद होते हैं एक ग्राहक और विक्रेता के बीच में। तो बाकी भी संवाद यहाँ पर थे जिनको आप लिख सकते हैं, जिस तरह से वो बताता है कि आप केवल इनके इस मूल्य को जान रहे हैं, बल्कि इनकी असल लागत तो आपको पता ही नहीं है। ये सारी चीजें कि जैसे दुकानदार भी कहता है ना कि अरे मैडम मैं यहाँ से खरीद कर लाया हूँ, और उससे पहले मैं मंडी से लाया हूँ, वहां से मैं गाड़ी से लेकर आया हूँ, वहां से मेरे को इतना ढुलाई लगा है, ये वो सारी चीजें बताते हैं। तो बिल्कुल वही चीजें यहाँ पर भी है। तो इसमें काफी और भी संवाद हैं जो आप बुक में से देखकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो क्या प्रतिक्रिया होती थी खिलौने वाले के आने पर? फटाफट हैंड रेज करेंगे, क्योंकि ये तो आप लोग अपने मन से भी बता सकते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया होती थी एक खिलौने वाले के आने पर। ये जीआईसी पंगू, आप बात कीजिए बच्चा। जी मैम, वो बच्चों को अपनी तरफ खींचने के लिए मधुर आवाज में बोलता था, तभी वो खिलौने खरीद के घर जाने वक्त खेलते कूदते हुए जाते। वेरी गुड। आप एक बार यहाँ पर रीड करके बोलिए बच्चा, क्या आपको अपनी स्क्रीन पर आंसर दिखाई दे रहा है? यस मैम। चलिए रीड करके बच्चों को बोलिए। बहलाने वाला खिलौने वाले की आवाज सुनकर बच्चे अस्थिर हो जाते थे। खिलौने वाले की आवाज सुनकर आसपास के सभी घरों में हलचल मच जाती थी। दूसरे छोटे बच्चों का झुंड खेलते हुए, शरारत करते हुए उसी चारों ओर से घेरे लगा लेते थे। जब वह खिलौने वाले पेटी खोलकर बैठ जाता तो बच्चे खुश हो जाते थे। वे सभी अपने अपने घरों से पैसे लाकर उस खिलौने वाले। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाम क्या है बच्चा आपका? निधि। निधि। वेरी गुड निधि, क्लैप करेंगे सारे बच्चे निधि के लिए। सबसे ज्यादा मुझे ये अच्छा लगता है कि जो खुद से माइक लेके बात करता है, जो खुद से माइक लेके बात करता है ना, सबसे अच्छा बच्चा वो होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, मुझे पता है जितने भी बाकी बच्चे हैं ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, या मुझे डांट तो नहीं पड़ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टाइम से जब भी क्लास में बैठे तो सोचे कि मैं आंसर दूंगा, मैं आंसर दूंगा और मैं आंसर दूंगा। चलिए बैठ जाइए निधि बच्चा। इसके बाद भी हमारे यहाँ पर काफी सारे प्रश्न हैं। प्रश्न 5, प्रश्न 6, प्रश्न 7, प्रश्न 8। तो ये बाकी के जो 4 प्रश्न हैं इनको आप अपने घर पर कीजिए। बाकी जो 4 प्रश्न हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं।
तो इस तरह से आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मजेदार था, काफी कुछ सिखाने वाला भी था और मैं आशा करती हूँ कि आपने काफी अच्छी सीख भी। इसका सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।